तो कोई किसान भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो? जैविक खेती के लिए गाय मैंडेटरी है। अपने को गाय होगी तो गाय के गोबर से अपन को इनपुट तैयार करने हैं, गौमूत्र से ही अपन को हर्बल स्प्रे तैयार करने हैं। जो जैविक का उत्पादन करता है किसान, तो उसको कोई अनुदान भी दिया जाता है? अच्छा, जिम्मेदार है वो किसान स्वयं खुद तय ही कर करता सकता है, है खुद अपना तय मूल्य? कर सकता है कि मेरा अगर टमाटर अन्य टमाटर से उत्तम है तो मैं 10 रुपये उस पर अतिरिक्त मूल्य ले सकता हूँ। 25 किसानों से 500 किसानों तक का कृषक समूह तैयार हो सकता है। पंजीकरण करवाने के बाद में और 3 साल तक इसके बीच में जो फसल पैदा होती है जी सर, वो जैविक नहीं होती, उसको किसान खुले बाजार में बेच सकता है। जी सर। अब जैसे कि अपने देश से बाहर जो निर्यात होता है जैविक का, जी उसकी सर। क्या प्रक्रिया होती है? बायर सेलर को इनवाइट किया जाता है और जनरली हम लोगों की वेबसाइट पे भी रहता है उन सब का, और हम दूरभाष से भी व्हाट्सएप ग्रुप बना के भी कृषकों को। एक्सपोर्ट होने के बाद में जैसे बाहर प्रोडक्ट जाते हैं, जी सर। तो उस देश का भी अपने क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, वो भी वहाँ जांच करते हैं, और इस दशा में अगर वहाँ पे वो मिस ब्रांडेड आ जाते हैं, क्वालिटी के पैरामीटर पे खरे नहीं उतरते हैं उत्पाद, तब क्या होता है? ताकि भूमि सुधार होके रूपांतरित हो गई है जैविक के रूप में। अब अपन वहाँ पे अगर औचक बदलना चाहते हैं या उत्पादन, तो वो संपूर्ण जो उत्पादन आएगा वो जैविक के रूप में ही विक्रय होगा। नमस्कार। किसान जैविक फसल तो उपजाता है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है कि उसका विपणन कहाँ करें, और जब वह उसको विपणन के लिए या बिक्री के लिए लेकर के जाता है तो उसके सामने समस्या आती है कि उसका जो उत्पाद है वो जैविक है, इसकी क्या गारंटी है उसके पास, क्योंकि जब देखा जाता है तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आज राजस्थान में, या यूँ कहें कि पूरे भारत में, किसान इस समस्या से, मतलब कि किसानों के सामने ये समस्या बड़े रूप में सामने आ रही है। किसानों को जैविक से जोड़ने के लिए, जो किसान जैविक पैदा कर रहे हैं उनको अच्छा मूल्य किस प्रकार मिले, इसके लिए राजस्थान में राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था काम कर रही है, और वहीं पर कार्यरत हैं डॉक्टर चेतना जांगिड़ जी। चेतना जांगिड़ जी किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर के काम कर रही हैं। किसानों को जैविक से जोड़ना, किसानों के जो उत्पाद है उसका जैविक प्रमाणीकरण करना, इस पूरे काम में इनकी टीम और पूरा विभाग लगा हुआ है। तो किसान राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से जुड़ करके किस प्रकार से अपने उत्पाद का जैविक प्रमाणीकरण करवा सकते हैं, किस प्रकार विभाग से जुड़ सकते हैं, किस प्रकार पंजीकरण करवा सकते हैं, और क्या क्या सुविधाएं हैं, किस प्रकार से अनुदान मिलता है, इन सब बातों पर आज हम डॉक्टर चेतना जांगिड़ से चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर चेतना जांगिड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी किसान जो राजस्थान का है वो जैविक के लिए आपसे जुड़ना चाहता है, अपना पंजीकरण करवाना चाहता है आपकी संस्था से, क्योंकि आपकी जो संस्था है, पहले तो ये बता दें कि आपकी जो संस्था है वो सरकार के अंतर्गत काम करती है, कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, पहली चीज़, क्योंकि किसानों को ये भय रहता है। तो जो किसान आपकी संस्था से जुड़ करके क्या प्रक्रिया है पंजीकरण की, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हमारी राजस्थान राज्य जो भी जैविक प्रमाणीकरण संस्था है वो सोसाइटी एक्ट में 1958 में पंजीकृत है, और हम किसानों की सेवा के लिए जैविक प्रमाणीकरण के लिए वर्ष 2007 से कार्यरत हैं। भारत सरकार की जो एपिडा बॉडी है उनने हमको मान्यता 2007 में दी है NPOP मानकों के अंतर्गत प्रमाणीकरण हेतु। इसके अंतर्गत हम कृषकों को जैविक प्रमाणीकरण के लिए उत्पादन, विधायन, प्रोसेसिंग, अगर वैल्यू एडिशन करके किसान चाहते हैं उसको विक्रय करना, एक्सपोर्ट करना, उसके लिए पशुपालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए प्रमाणीकरण हेतु हम सेवाएं लगातार 2007 से दे रहे हैं। वर्तमान में हमारी संस्था के पास लगभग 400 किसान जो है राज्य के हैं, और राज्य से बाहर भी लगभग 500 किसान हमसे एकल रूप से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप राजस्थान से बाहर भी काम कर रहे हैं? जी सर, हम लोग 18 राज्यों में लगभग कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारी संस्था बहुत ही मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हमारे मुख्य स्टेट्स हैं, जहाँ पे हमारे अधिकारी लोग कार्यरत हैं, जाते हैं, निरीक्षण का कार्य, किसान वहाँ से सीधे संपर्क करके हमसे प्रमाणीकरण कार्य करवा सकता है। तो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया क्या है? प्रमाणीकरण की प्रक्रिया बेहद सरल बनाई गई है सर कृषकों के लिए।
हमारी जो वेबसाइट है उस पे हमने फॉर्मेट्स अपलोड किए हैं। किसान दूरभाष से भी या व्यक्तिगत रूप से भी कार्यालय में मुख्य रूप से उपस्थित होकर स्वयं हमसे आवेदन पत्र 2 या 3 प्रश्नों का हमने सिंपल सरल भाषा में, हिंदी भाषा में कृषकों के लिए बनाया है। उसको भर के और अनुबंध और वार्षिक फसल योजना चक्र जो जो उसको पूरे वर्ष में कार्यविधि करना है, गतिविधियाँ एवं अनुमानित जो लागत आती है, जो प्रमाणीकरण शुल्क है, उसके साथ संस्था मुख्यालय में उपलब्ध होके या स्वयं डाक के माध्यम से उपलब्ध करवा सकता है। वो प्राप्त होने के बाद उसको मूल्यांकन किया जाएगा कि वो आवेदन में दी गई सूचनाएं और हस्ताक्षर वगैरह सब पूर्ण है। उसके बाद उसको आगे की प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर्ड किया जाता है। निरीक्षण का कार्य किया जाता है कृषक के फार्म पे जाके व्यक्तिगत रूप से उसका निरीक्षण करने के बाद वहाँ पे उगाई जाने वाली फसलों का विवरण लेके उत्पादन अनुमानित जो आ रहा है उत्पादन और क्षेत्र जिसमें उन्होंने फसलें लगाई है उसका लेखा जोखा लिख के अपन को मुख्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। यहाँ पे सर्टिफिकेशन कमेटी डिसीजन लेती है कि जो कृषक द्वारा और अंकेक्षक द्वारा जो दी गई है सूचनाएं वो सत्य है और कृषक द्वारा जैविक खेती की जा रही है। उसके पश्चात उसका प्रथम वर्ष के लिए अपन प्रमाण पत्र जारी करते हैं। कहीं ऐसा तो जैसे कि किसान ने पंजीकरण करवाया और अपनी फसल लेकर के आपके पास आ गया तो वो सीधे ऑर्गेनिक होकर बिक जाती है, कुछ प्रक्रिया है? सर उसमें रूपांतरण अवधि होती है जी। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत एनपीओपी में रूपांतरण अवधि दी गई है। प्रथम जो वार्षिक फसल अगर किसान लगाना चाहता है तो उसको 24 माह के बाद में जैविक का प्रमाण पत्र मिलेगा। तो अच्छा, सीधे 24 माह यानी 2 साल बाद में? यस सर। और अगर वो बहुवार्षिक फसलें का उत्पादन अपने फार्म पे लगाता है तो उसको 36 माह के बाद में 3 वर्ष के बाद में उसको जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। तो ये जो सिस्टम सर्टिफिकेशन है ये पूरा प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होके सिस्टम का है, उसके फार्म को प्रमाणित कर रहे हैं अपन, तो रूपांतरण अवधि उसको पार करनी होगी। यानी कि 3 साल 36 महीने वो जरूरी है? 36 महीने का वेटिंग पीरियड उसके लिए होगा ताकि भूमि सुधार होके रूपांतरित हो गई है जैविक के रूप में। अब अपन वहाँ पे अगर औचक बदलना चाहते हैं या उत्पादन तो वो संपूर्ण जो उत्पादन आएगा वो जैविक के रूप में ही विक्रय होगा 3 साल बाद में? 3 साल बाद में। ऐसा नहीं है कि भाई अपन अमरूद का बगीचा लगाते हैं और उसको अगर हटा दिया तो वो जैविक प्रमाणीकरण उसके साथ डिसकंटिन्यू होता है, ऐसा नहीं है। वो जो अपनी ज़मीन है, भूमि है, वो सुधार होकर जैविक में रूपांतरित हो चुकी है। अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो सारी जैविक विधियां अपनाने की वजह से पूरा सिस्टम अपना जैविक विधि से जुड़ गया है, प्रमाणीकरण प्रक्रिया से जुड़ गया है। तो ये जैविक जो किसान फसल पैदा करता है, बीज वगैरह है, खाद वगैरह देना है या कोई कीट व्याधियाँ उसके रोकथाम के लिए कुछ उसको दवाइयाँ डालनी हैं, तो ये भी आप ही उसको रिकमेंड करते हैं? जनरली सर हमारा तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण है, हम रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं। तो इसमें कृषक को स्वयं ही अपने फार्म पे ही आदानों का उपयोग करना होता है। जो वहाँ पे सोर्सेज हैं उन्हीं जैसे गाय, जैविक खेती के लिए गाय मैंडेटरी है। अपने को गाय होगी तो गाय के गोबर से अपन को इनपुट तैयार करने हैं, गौमूत्र से ही अपन को हर्बल स्प्रे तैयार करने हैं। इसके लिए कृषि विभाग से भी समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं। राष्ट्रीय जैविक जो एनसीओएफ है गाजियाबाद में है, वो लोग भी इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं। अपने कृषि विभाग के जो पर्यवेक्षक हैं वो भी हर वक्त उपलब्ध रहते हैं कृषकों के लिए। तो वो उन विधियों को अपनाते हुए कम से कम आदान बाहर से लाते हुए, जैसे बीज भी इसमें एक ऐसा है मानकों के अंतर्गत कि अगर जैविक बीज बाजार में उपलब्ध है प्रमाणित तो ही अपन उसको प्रयोग करें, अदरवाइज अपने ही फार्म का उपलब्ध बीज को अपन नेक्स्ट के लिए चयन विधि से तैयार करके सिलेक्शन मेथड से अगली फसल के लिए तैयार करना होता है। ऐसे ही आदान भी अपने को स्वयं के फार्म पे ही तैयार करने हैं, समस्त आदान जो इन केस फिर भी अगर कृषक नहीं यूज़ कर पा रहा है तो वो अप्रूव्ड अनुमोदित प्रमाणीकरण संस्था से आदानों का प्रयोग कर सकता है। जो मार्केट में हम किसी भी प्रमाणीकरण संस्था से अगर अनुमोदित है तो उनको वो कृषक अपने फार्म पे आदान के रूप में प्रयोग और जैसे आपसे पंजीकरण करवाने के बाद में और 3 साल तक इसके बीच में जो फसल पैदा होती है जी सर, वो जैविक नहीं होती, उसको किसान खुले बाजार में बेच सकता है? वो उसको रूपांतरण अवधि प्रथम की फसल, रूपांतरण अवधि द्वितीय, कन्वर्जन पीरियड फर्स्ट ईयर प्रोड्यूस,
अपना अगर उसको लेबलिंग करना है तो कंज्यूमर को ये बताते हुए करना है कि ये जो फसल उत्पादन है वो रूपांतरण अवधि प्रथम का है, ये रूपांतरण अवधि द्वितीय का है और ये रूपांतरण अवधि तृतीय अथवा जैविक पूर्ण संपूर्ण जैविक का है। यानी कि अपन पंजीकरण से जुड़ने के पश्चात पूर्ण जैविक प्राप्त होने के बीच की गतिविधियों का उत्पादन भी कृषक खुले मार्केट में बेच सकता है सर। खुले में बेच सकता है। जी सर। अच्छा, जैविक जब उसने किसान ने तैयार कर लिया जी सर। और जैविक तैयार हो गया उसकी उपज, उसका बाद में उसका कोई क्वालिटी का टेस्ट होता है? उसका सर अपने एपिडा भारत सरकार द्वारा 77 प्रयोगशालाओं को नामित किया गया है जो NABL एक्रीडेटेड भी है और एपिडा अप्रूव्ड भी अच्छा, है। 77 प्रयोगशालाएं जो NABL एक्रीडेट है वो पूरे इंडिया में है? जी सर। और जी। राजस्थान में? राज्य में भी 4 से 5 अच्छा, 4 से 5 हाँ, लैब प्रयोगशालाएं हैं, हैं। प्रयोगशालाएं हैं जो कि इसका ऑथेंटिकेट टेस्ट जिन जिन पैरामीटर्स पे है, जैसे भारतीय मानकों के अनुसार 252 के करीबन अपने को पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो है संदूषण के लिए कंटामिनेशन है कि नहीं है उनसे का टेस्ट करती है, जांच करती है। उसके पश्चात वो रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट में बिलो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है, डिटेक्शन है नहीं है, उसका पूरा लेखा जोखा उस पर ब्यौरा रहता है। तो अभी वर्तमान में हम देखें जो जैविक प्रमाणीकरण संस्था है आपकी काम कर रही है, तो कितने किसान पंजीकृत हैं? वर्तमान में एकल कृषकों के रूप में 400 राज्य में हैं। 400 अपने राजस्थान में राज्य में और हैं। राजस्थान से बाहर के मिला के देखें राजस्थान तो के बाहर के एकल कृषक 500 के लगभग है जी। और कृषक समूह में 20,000 कृषक जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो आपका जैविक प्रमाणीकरण है इसके लिए किसान समूह बना के भी आपके पास आ सकते हैं? जी सर, इसमें जो छोटे किसान हैं दस्तावेजीकरण नहीं कर सकते हैं, लागत अधिक आती है और प्रशिक्षण का अभाव होता है, विपणन का अभाव होता है, या उसको जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा कम हो किसान, उसके लिए NPOP मानकों में ही कृषक समूह का निर्माण किया गया। उसमें क्या है, 25 किसानों से 500 किसानों तक का कृषक समूह तैयार हो सकता है। उसमें वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली होगी जो कि एक सोसाइटी भी हो सकती है, FPO FPC भी हो सकते हैं। वो लोग उनको प्रशिक्षण भी देंगे, उनका पंजीकरण भी करवाएंगे, दस्तावेजीकरण और विपणन तक का पूरा उत्तरदायित्व उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ICS का होगा। तो जैविक प्रमाणीकरण जो करवाना चाहते हैं कृषक समूह में भी करवा सकते हैं। तो छोटे जो कृषक, छोटी जोत वाले कृषक हैं उनके लिए समूह प्रमाणीकरण बेहतर है। हाँ, जो छोटे जोत वाले किसान हैं वो भी समूह बना के कर सकते हैं। जी सर। अब इसमें जैसे प्रमाणीकरण हो गया, उसका जैविक का प्रोडक्शन भी आ गया और प्रमाणीकरण हो गया, अब बड़ी समस्या आती है उसके विपणन की कि उसको खरीदार कहाँ से मिले। तो खरीदार का भी ऐसा कोई बायर सेलर का एक मंच पे लाने का काम आपकी संस्था करती है? इसमें सर वही मैं वापस से आपको तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण न तो विपणन में आ सकते हैं न सलाह दे सकते हैं हम लोग, बट राज्य सरकार की संस्था होने के नाते हम लोग कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए हम करवाते हैं। जैसे सरकार के द्वारा एक ग्राम होते हैं, उसमें एक सेपरेट सेक्शन रखा जाता है, एक पृथक चर्चा का विषय, उसमें बायर सेलर को इनवाइट किया जाता है और जनरली हम लोगों की वेबसाइट पे भी रहता है उन सब का। और हम दूरभाष से भी WhatsApp ग्रुप बना के भी कृषकों को ऑफ द रिकॉर्ड सलाह देते हैं कि भाई आप इनसे खरीद कर सकते हैं, जो कि प्रमाणीकरण संस्था के उसमें नहीं आता है। उसमें हित टकराव होते हैं कि भाई आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, पर कृषकों के हित को देखते हुए और विपणन को बढ़ाने के लिए, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए हम लोग ऐसा आयोजन वर्ष में एक बार रखते हैं। प्रशिक्षणों के माध्यम से, मेला वर्कशॉप्स, कार्यशालाएं, उसमें भारत सरकार एपिडा भी रखती हैं। जैसे बायोफैक इंडिया जो होता है अपना, वो बायर सेलर के लिए, उसमें हम हमारे किसानों को भी उपलब्ध करवाते हैं जानकारी कि आप वहाँ पे जा सकते हैं। फूड मार्ट है, फूड फेयर्स हैं जो कि भारत सरकार से दिल्ली में, गुड़गांव में लगते रहते हैं, भारत मंडपम में भी, और तो कृषकों को उनकी जानकारी दे देते हैं। तो बड़े जो विपणन के लिए जो है उनको वहाँ से संपर्क किया जा सकता है। छोटे के लिए वर्तमान में राज्य सरकार ने, कृषि मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री महोदय ने जैविक ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्टार्ट किया है दुर्गापुरा में। अच्छा, अभी जो उद्घाटन हुआ था? जी सर, वो उसी की तर्ज पर
उपभोक्ता संस्थाओं में और सरस डेयरी पे, हॉस्पिटल्स में, हॉस्टल्स में एक छोटा कियोस्क लगा के भी कृषक अपना। अब ये जो जैविक हाट शुरू हुई है दुर्गापुरा में, जी सर। ये कितने दिन तक मतलब कि उस पे उपलब्ध रहता है? हमेशा 24 घंटे खुली रहती है, सातों दिन खुली रहती है, या नहीं कुछ उसके लिए दिन सर, निर्धारित है? उसके लिए सोम, मंगल, बुधवार का अच्छा। दिन निर्धारण किया गया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 ही दुकानों का स्टॉल को स्टार्ट किया है। भविष्य में अगर आवश्यकता होती है तो ये बढ़ेगा और दिन भी बढ़ जाएंगे, पर अभी उपभोक्ताओं का रुझान और उसको देखते हुए अभी सब्जियां जैसे कम भी आ रही है, तो जैसे ही वो उत्पादन बढ़ता है तो ये सातों तो वहाँ दिवस के लिए सब्जियों का भी विपणन है, या दालें भी हैं और मसाले भी हैं, या आटा दाल सभी है वहाँ वहाँ पर? पे सभी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं अच्छा, सर। सभी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स। दालें भी बनी हुई है जी वहाँ जी। पे, आटे भी हैं सभी तरह के, मिलेट्स के और ये सब, और आंवला जूस और कैंडीज भी हैं, ऑयल्स भी हैं, सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उपभोक्ताओं की, वो वहाँ समस्त तो अभी पैकेजिंग तो उसको फॉर्म शुरू में। हुए करीब 20-25 दिन हो गए, कैसा यस रुझान है सर। उसका? नहीं सर, उपभोक्ता भी बोल रहे हैं कि हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म तो मिला जहां से हम परचेज कर सकते हैं, और हमारे किसान भाई भी बहुत उत्साहित हैं कि हम लोग जब आते हैं तो ऑलरेडी वो लोग क्यू में रहते हैं कि सब्जियां आएगी फ्रेश और हमको जैविक सब्जियां मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो आएगा, जो बिक रहा है, वो सर्टिफाइड होगा, जी सर। वो प्रमाणित होगा उनका आपके द्वारा। उनका प्रमाण पत्र वहीं पे हम लोगों ने लगवाया है, और उसमें वैधता है, उसमें उत्पादन और कौन कौन से प्रोड्यूस है वो सब वहाँ अंकित है। तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं प्रत्यक्ष वहाँ पे है कि किस तरह से प्रमाणित कृषक हैं और किस तरह से उत्पाद वहाँ पे अपन को विक्रय हेतु अच्छा, उपलब्ध जैसे होता है। आपके यहाँ पंजीकरण किसी किसान ने करवा लिया, 3 साल का पीरियड भी उसने पूरा कर लिया, जैविक भी पैदा कर रहा है, और उसके बाद में विभाग की जो मॉनिटरिंग, आपकी संस्था की मॉनिटरिंग जो है, वो कब तक किसान के साथ जुड़ी रहती है? सर इसमें क्या है कि जुड़ने के पश्चात भी प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता है। अच्छा, सर्टिफिकेट जो है। जी सर, जैविक प्रमाणीकरण करवाने के पश्चात, जैविक प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात भी प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण, ऑडिट और कार्यक्रम पूरा उसी तरीके से प्रमाणीकरण, दस्तावेजीकरण किया जाता है। संस्था भी औचक निरीक्षण करती है, अतिरिक्त निरीक्षण करती है। उसका वर्ष में एक बार अगर उसको विपणन के लिए जाना है तो उसका उसके पूरा उसको गाइडेंस देना, और उसके पश्चात अगर आवश्यकता होती है तो औचक निरीक्षण, अघोषित निरीक्षण किए जाते हैं, जी जी। जिनका कोई चार्जेस नहीं होता है, कृषक को कुछ वहन नहीं करना होता। एपिडा के द्वारा भी निरीक्षण किए जाते हैं? जी सर, एपिडा हमारा वार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक इवेल्युएशन और निरीक्षण करती है। 3 वर्ष के बाद हमारा नवीनीकरण ऑडिट होता है एपिडा के संस्था द्वारा? का। जी सर, हमारी जो मान्यता है वो हर प्रति 3 वर्ष के बाद में एक बड़ा लंबा ऑडिट होता है, उसका 3 या 4 दिन का वो लोग आते हैं, ईसी मेंबर्स, इवेल्युएशन कमेटी द्वारा, और इसी प्रकार से वार्षिक प्रतिवर्ष भी उनका मूल्यांकन होता है। कोई किसान आपके यहाँ पंजीकरण करवा चुका है और वो जैविक पैदा कर रहा है, और मार्केट में जब वो लेके जाता है उसका क्वालिटी टेस्ट होता है NABL लैब में, और वहाँ वो सब स्टैंडर्ड आ जाता है, उस दशा में किसान के साथ क्या किया जाता है? उस दशा में सर पूरा चेन ऑफ कस्टडी हमारे द्वारा जांच की जाती है कि उत्पादन लेने से और मार्केट में आने तक कहाँ पे संदूषण की संभावनाएं हैं। उसको प्रक्रिया से गुजरने के बाद, जांच के बाद अगर किसान के द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उसका तुरंत प्रभाव से उसको लंबित कर दिया जाता है, सस्पेंडेड कर दिया जाता है। अच्छा, संस्था के द्वारा? संस्था के द्वारा उसका सस्पेंशन के साथ साथ अगर उसका सीवियर, अगर रिपीटेड अवहेलनाएं आ रही है, नॉन कन्फर्मिटी, तो उसको टर्मिनेशन का प्रावधान भी है, उसको डिसकंटिन्यू इस चेन से तुरंत प्रभाव से कर दिया जाता है। अगर माइनर्स हैं, अगर भूलवश अगर किसी पड़ोसी से हवा के द्वारा आ गया कंटामिनेशन, या ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, जूट बैग्स के थ्रू आ गया, या किसी भी अन्य सोर्स जिसके लिए उसको नहीं जानकारी है और कृषक भी अवेयर नहीं है उसके बारे में, तो उस केस में उसको कम समय के लिए निलंबन या 1 वर्ष के लिए उसको डाउनग्रेड करके उसको पनिश किया जाता है, पर उसमें पूरा जांच प्रक्रिया से निकलने के पश्चात। अब ये तो जैसे राजस्थान हो गया, और अपने देश की बात करें, यहाँ तक अपना जैविक के लिए आपने प्रक्रियाएं बता दी। अब जैसे कि अपने देश से बाहर जो निर्यात होता है जैविक का, उसकी क्या प्रक्रिया होती है?
एक्सपोर्ट के लिए सर किसानों से तो सीधा बहुत कम मात्रा में हो रहा है। इसके लिए एक्सपोर्टर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं हमारे यहाँ। उनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मैंडेटरी है, और पैन कार्ड और जीएसटी और कुछ लीगल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेते हैं, उनको एक्सपोर्टर के फॉर्म में हम पंजीकृत करते हैं। वो उन किसानों से सॉफ्टवेयर के थ्रू ही परचेज करेंगे। फिजिकल मूवमेंट जब मटेरियल का होगा पोर्ट से पहले, तो उस जांच प्रक्रिया से पूरा निकलना होता है, उनकी टेस्टिंग होती है। परीक्षण के पश्चात वो अगर उसमें सही पाए जाते हैं और वो अपना जो बायर है वहाँ से अपना जो परचेज ऑर्डर और उनसे बीएल के थ्रू शिपिंग बिल और इनवॉइस और टेस्ट रिपोर्ट्स, इनकी जो बेसिक दस्तावेज के साथ वो एक्सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, एक्सपोर्ट होने के बाद में जैसे बाहर प्रोडक्ट जाते हैं, जी सर। तो उस देश का भी अपने क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, वो भी वहाँ जांच करते हैं। और इस दशा में अगर वहाँ पे वो मिस ब्रांडेड आ जाते हैं, क्वालिटी के पैरामीटर पे खरे नहीं उतरते हैं उत्पाद, तब क्या होता है? उसमें सर फिर वो उस कंट्री पे डिपेंड्स रहता है। अगर यूएसए में जाता है तो वो उस क्लाइंट जो सामने जो परचेज करता है, खरीदार है, उस पे निर्भर करता है कि वो उसको नॉन ऑर्गेनिक करके सोल्ड करना है, या उसको वापस लौटाना है, या उसको डंप कर देना है। वो उस जो निर्यात देश है उसकी वहाँ की पॉलिसी पर निर्भर नहीं रहता मैम, हमने है। तो सुना है कि जब विदेश में कोई आपका यहाँ से शिपमेंट हो रहा है, कोई जा रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और उसमें अगर कहीं कोई कंटामिनेशन कंटामिनेशन आ जाता है, तो सुना है कि उसको नष्ट भी नहीं करते, वो ये कहते हैं कि वापस ले जाइए। वापस ले जाइए। ये आपने यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा जनरली चल रहा है। वो लोग वहाँ के एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी नहीं हो, ये बोल के वो कहते हैं कि इसको वापस से वहीं पे ले जाया जाए, और उसका प्रॉपर निस्तारण जो डंप प्रोसेस है वो उनके द्वारा फॉलो किया जाता है। तो वो उसको एंट्री भी नहीं होने देते हैं। इसमें दो तरह के सर्टिफिकेट्स निकलते हैं। एक तो प्रोविजनल ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट है, पीटीसी। वो शिपमेंट निकलने के, जब शिपमेंट बुक होता है उसके साथ कस्टम को दिया जाता है, तो वो लोग भी चेक करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जा रहा है, तो वो उस हिसाब से फ्यूमिगेशन नहीं करना है, ध्यान रखना है, और उसका सेपरेशन आइसोलेशन दूसरे कंटामिनेटेड प्रोडक्ट से रखना है, कंटेनर को साफ करना है, प्रॉपर क्लीनिंग है, उसका पूरा चेकलिस्ट होता है। वो पीटीसी के साथ वो उस प्रोड्यूस को जाने देते हैं। जैसे ही प्रोड्यूस इंडिया का पोर्ट छोड़ता है, तो एक एक्सपोर्ट टीसी उस बेस पे, पीटीसी के बेस पे हम जारी करते हैं। अच्छा, आप ही जारी करते हैं? जी सर, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसके बाद फाइनल एक्सपोर्ट टीसी होता है। उसके साथ मटेरियल कंट्री छोड़ने के बाद जब अगली कंट्री में वो पहुंचता है मटेरियल, तो वहाँ पे वो एक्सपोर्ट फाइनल एक्सपोर्ट टीसी देखी जाती है, टेस्ट रिपोर्ट देखी जाती है। जनरली जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो वहाँ की कंट्री स्पेसिफिक ही जांच करवाते हैं। ईयू रेगुलेशंस में जो 527 पेस्टिसाइड रेजिड्यू जांच होते हैं, वो ही करवा के और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बाद ही मूवमेंट होता है मटेरियल का। तो ये टीसी मतलब इंडिया में ही होता है या बाहर के लिए होता है? बाहर के लिए भी होता है सर टीसी, एक्सपोर्ट इंडिया के के लिए लिए भी भी होता है। इंटरनल तो है, डोमेस्टिक टीसी। अच्छा, डोमेस्टिक अगर टीसी। एक बार दूसरे को देता है आपस में, अगर किसान भी देगा तो टीसी के थ्रू ही देगा। अच्छा, ट्रांजैक्शन उसके लिए प्रमाण जरूरी पत्र है? जी सर। ये टीसी होता क्या है? ये ट्रेसेबिलिटी के लिए अच्छा, ट्रांजैक्शन traceability, सर्टिफिकेट transaction, है जी। कि भाई ये किसान ने अगर गेहूं बोया है तो इसके अकाउंट से, इसके जो स्कोप सर्टिफिकेट में उत्पादन है उससे उसको कट करके जो खरीदार है उसमें उसको ऐड होना है। और इन मीनवाइल उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, बिल्टी है, बिल है, ईवे बिल है, वो उसके साथ प्रोड्यूस जा रहा है, टेस्ट रिपोर्ट के साथ जा रहा है। तो वो जो ऑथेंटिसिटी है प्रोडक्ट की, ट्रेसेबिलिटी है, उसके लिए ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट बनाया है। भारत में भी अगर वो घरेलू विक्रय भी करता है तो डोमेस्टिक सर्टिफिकेट होता है टीसी, और एक्सपोर्ट के लिए होता है तो निर्यात के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट उसके बेस पे। तो टीसी जरूरी है? टीसी जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ आपने बताई कि जो एक्सपोर्ट करता है वो सिर्फ व्यापारी करता है, किसान नहीं करता है, तो कोई किसान भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो? सर उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस और कई वो जो है वो कृषक के, जैसे किसान ले अपना समूह में बना के, आजकल जो कि अपन देखें एफपीओ बन गए हैं, काफ़ी एफपीओ, मतलब कि गांव-गांव में, और वो समूह है किसानों का एफपीओ, तो वो भी इस तरह से काम शुरू करके और एक्सपोर्ट कर सकते हैं? उसमें सर कस्टम्स की और कई निर्यात करने वाले देश की कुछ पालनाएं होती है, वो उसके लिए एक ऐसा एंटिटी होना मैंडेटरी है जो कि एक्सपोर्टर फॉर्म में या मैन्युफैक्चरर हो,
प्रोड्यूसर्स के लेवल पे अभी इसमें कार्य नहीं, जैसे किसान अपनी कोई संस्था पंजीकृत करवा ले कंपनी एक्ट में, और जो फॉर्मेलिटीज़ है व्यापारी के द्वारा जैसे होती हैं वो भी कर ले, तो कर सकता है क्या एक्सपोर्ट? सीधा कृषक समूह से एक्सपोर्ट नहीं होगा सर। अच्छा, नहीं उसको होगा। विपणन और उससे लेबलिंग से और एक्सपोर्टर के थ्रू ही उसको एक्सपोर्ट करना होगा। किसानों का कृषक समूह है, वो एज ए एक्सपोर्ट अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है, जी जी। उसके माध्यम से वो कर सकता हाँ, है। मैं यही कह रहा हूँ, हाँ। किसान समूह जो है अपनी कंपनी उसने रजिस्टर्ड जी करवा सर। ली, और जो भी जीएसटी है या और दूसरे क्लियरेंस हैं वो सब उसने सर्टिफिकेट अपने पास ले लिए, और उसके बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सर्टिफिकेट ले लिए, फिर वो निर्यात कर सकता है जी क्या? सर, उसके बाद कर सकता है वो। उसके बाद कर सकता कर है। सकता है। अच्छा, सीधे आपके यहाँ पर जैसे एक्सपोर्ट भी हुआ है, तो अभी कौन कौन सी ऐसे कमोडिटी है जो आपके यहाँ से बाहर निर्यात हो रही हो? जनरली हम लोगों के इधर से सोयाबीन, जी वीट तो नहीं जा रहा है, कम मात्रा में जा रहा है। सोयाबीन ही मुख्य है, अश्वगंधा है, राइस है, ये हल्दी है, और हर्ब्स जो हैं जनरली जी। हर्ब्स जाती हैं बहुत ज़्यादा। शहद वगैरह? शहद भी कम मात्रा में है, पर जी। शहद भी जा रहा है, जो कि वन उत्पाद संग्रहण के अंतर्गत हम प्रमाणीकरण करते हैं। और दालें हैं, जी। दालें हैं उसमें मुख्य रूप से। तो अनाज, मिलेट्स, दालें, ये मसाले, ये मुख्य रूप से हमारे यहाँ से कहीं निर्यात ऐसा भी हुआ है कि यहाँ से आपके द्वारा टीसी दे दी गई और वो कोई भी जो उपज है वो एक्सपोर्ट हो गई, बाहर चली गई, यूरोपियन कंट्री में चली गई, या अपने कोरियन कंट्रीज में चली गई, और वहाँ पे वो सैंपल में फेल हो गई, क्वालिटी में फेल हो गई, ऐसा कुछ हुआ है? इसके लिए जो भारत सरकार की एपिडा जो बॉडी है, वो लोग इस पे निगरानी रखते हैं। जिस भी कंट्री में अगर सब स्टैंडर्ड हो जाता है इंडियन जो प्रोड्यूस प्राप्त होने के बाद, तो वो अलर्ट्स ज़रूर वो भेजते हैं वहाँ पे कि आपके द्वारा ये जो मटेरियल आया था आपकी इस प्रमाणीकरण संस्था के इस क्लाइंट के द्वारा, जी, जी। अलर्ट्स तुरंत प्रभाव से वो लोग नोटिफिकेशन भेज देते हैं और उस पर फिर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। ऐसी कोई आपके यहाँ से किसान का कोई उपज गई हो और जो वहाँ पे रिजेक्ट हुई हो क्वालिटी के पैरामीटर्स पे? फिलहाल तो अभी इन दिनों में तो नहीं है, क्योंकि जो टेस्टेड ही मटेरियल जाता है, कोई नोटिफिकेशन, और डायरेक्ट यूरोप से इस तरह से ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि कोई नीम पाउडर या कुछ उसमें डिटेक्शन आ रहे हैं, जी। मोरिंगा पाउडर में जनरली डिटेक्शन आ जाते हैं। तो वर्तमान में तो अभी नहीं है इस तरह का कुछ। अच्छा, ऐसा कोई अभी यहाँ से आपके लिए नहीं है? नोटिफिकेशन नहीं आया है। जी, इस जी। वर्ष के लिए तो नहीं आया, गत वर्षों में एक दो बार रहा होगा, तो उसकी पूरी प्रक्रिया के बाद उसको टर्मिनेट किया जाता है एक्सपोर्टर को ही। आपके यहाँ जो किसान पैदा कर रहे हैं ऑर्गेनिक जो अपने, तो कौन सी फसल का ज़्यादा क्षेत्रफल है? जैसे किसान आपके यहाँ पंजीकृत हैं, आपने बताया कि कुछ 500 किसान के आसपास हैं और करीब वो 6,500 गेहूँ हेक्टेयर। और मूंग दाल और गेहूँ, सोयाबीन, चना अच्छा। दाल, चने के लिए इस तरह से दलहन जोन वाइज स्पेसिफिक है। जैसे अपना नागौर बेल्ट है तो वहाँ पे जो मूंग, मोठ है, नेटिव है, तिल है, उनके लिए सर्टिफिकेशन के लिए जुड़े हुए हैं। कहीं सोजत वाला एरिया है, वहाँ पे हिना, मेहंदी, सेना, उसके लिए बने हुए हैं। तो जो नॉर्मल है वो वीट के लिए होता है, बड़ा अच्छा, सबसे एरिया ज़्यादा जो बड़ा वीट एरिया के वो लिए। गेहूं का हाँ, है, गेहूं का होता जिसमें है, जो किसान जैविक पैदा कर रहे हैं। जैविक पैदा करते हैं। अच्छा, और सब्जियों का कैसे होता है आपके यहाँ पे? सब्जियों में भी सर जनरल जो क्रॉप्स, जो वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स मोस्टली होती है, जैसे पालक, धनिया, इन लोगों, आलू वगैरह का क्षेत्र थोड़ा कम है, और प्याज है, लहसुन है, ये बृहद मात्रा में हो रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी संख्या हाँ, में बड़ी है। संख्या में प्याज अच्छा। का क्षेत्रफल अधिक है सर। अच्छा, वो भी एक्सपोर्ट होता है पूरा बाहर? वो डोमेस्टिक में ही जा रहा है, अच्छा, अभी डोमेस्टिक सब्जियां में। नहीं जा रही है, हम सब्जियां नहीं अपने, जा रही हाँ, हैं। अपने। और जो आपका वेजिटेबल में भी वही है 3 साल का पैरामीटर? जी सर, वेजिटेबल में 2 इयर्स का है, क्योंकि वो अच्छा, वार्षिक वेजिटेबल सब्जी में, है। हाँ, वेजिटेबल में 2 ईयर का है 2 वो। इयर्स का है। और दूसरे जो मतलब कि खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें हैं, उसमें 3 साल का जो है। वार्षिक फसलें हैं, वार्षिक फसलें हाँ, हैं। एनुअल क्रॉप्स हैं, उनमें 24 महीने का कन्वर्जन है। थर्ड ऑडिट के बाद उसका जैविक का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। जो बहुवार्षिक फसलें हैं उनमें 36 महीने का है। 36 माह पश्चात जो ऑडिट होगा उसमें जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त ये तो होगा। फसलों का हुआ। इसी तरह से हम देखें कि जो पशुधन से जुड़े उत्पाद हैं, जी उसका भी आपके यहाँ से जैविक प्रमाणीकरण होता जी है? सर,
हमारे यहाँ भी पशुपालन का भी होता है, मधुमक्खी का भी होता है। जी। मधुमक्खी पालन में भी दो तरीके से है कि अगर अपन जंगल से हनी कलेक्ट करते हैं तो उसका वन उत्पाद संग्रहण की कैटेगरी में है, और मधुमक्खी का है तो बॉक्सेस रख के सर्टिफाइड लैंड में, और कृषकों को इस बारे में जानकारी देते हैं। एपियरी जो है मधुमक्खी पालन का प्रमाणीकरण किया जाता है। पशुपालन में कृषक पशुधन रखते हैं, डेयरी में गायें रख के, एक ही नस्ल की गायें हैं या जो देसी नस्ल की गायों को रेयरिंग करके वो जो दूध प्राप्त होगा उसको जैविक के रूप में वो विक्रय करते हैं। दूध अगर प्रति दिवस नहीं निकल रहा है तो वो जैविक घी के रूप में भी उसका प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। तो इसके लिए भी जो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं उस पे जांच होने के बाद ही होता होगा उसका? जी सर, उसमें भी डेली क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ही कम है मिल्क की, जी, तो 24 घंटे में ही वो खराब होने लगता है। तो उसके लिए इंस्टेंट हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, उसका स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको देखते हुए हम लोग जांच प्रक्रिया तुरंत वहीं भी किट उपलब्ध करवाते हैं। कृषि फसलों के अलावा पशुधन का भी हो गया, इसके अलावा ऐसा कौन से जो दूसरे उत्पाद हैं जिनका जैविक प्रमाणीकरण आपके यहाँ से हो रहा हो? आदान भी हम लोग करते हैं, जैसे जो एग्रीकल्चर लैंड में जो इनपुट्स डालने के लिए वर्मी कंपोस्ट है, अच्छा। मैन्योर्स हैं, प्रोम है, नीम ऑयल हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के हैं, प्रतिबंधित के, फिर भी हम लोग उनको प्रमाणीकरण का कार्य जो अनुमोदन का कार्य करते हैं। अच्छा, अनुमोदन तो का। कृषक अनुमोदन, अगर किसी के लार्ज स्केल पे अनुमोदन का जो प्रोडक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग है इनपुट्स का, तो वो लोग भी हमसे संपर्क करके अनुमोदन का उसकी क्या प्रक्रिया होती है? उसका मैन्युफैक्चरर के तरह ही उसका लेते हैं हम लोग। उसमें एफसीओ का मैंडेटरी किया हुआ है दस्तावेज, उनका लाइसेंस और विपणन लाइसेंस होना मैंडेटरी है। कुछ नॉर्मल लैब्स की भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, और प्रोडक्ट्स का जो है सोर्स उसमें मेजर रहता है कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, और पूरी प्रक्रिया प्रमाणीकरण के वही चरण हैं। अपना दस्तावेज और वो उपलब्ध कराते हुए आवेदन करना, संस्था द्वारा निरीक्षण कार्य और निर्धारित शुल्क, और उसके पश्चात अपना प्रमाण पत्र 1 ईयर के लिए उनको उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें जैसे किसान जो अपना कोई केचुआ खाद तैयार कर रहा है, गोबर के से उससे कोई उत्पाद तैयार कर रहा है, गौमूत्र से तैयार कर रहा है, तो वो भी आपसे अनुमोदित करा सकता है, उसको रिकमेंड करा सकता है दूसरे किसानों के लिए? जी सर, वो अच्छा। अगर कृषक के पास 150 गाय है और गौमूत्र और गोबर उसके पास अत्यधिक इकट्ठा हो गया है, तो वो उसका भी वैल्यू एडिशन कर सकता है। हर्बल स्प्रे भी बना सकता है, वो भी किसानों को दे सकता है, पंचगव्य, पंच अमृत और पंचधृत करके, और ये बीजामृत बना के, तो और वर्मी कंपोस्ट बना के, केचुआ खाद बना के भी उसमें कुछ राज्य सरकार की इनपुट सेल का रिक्वायरमेंट पूरा करने के पश्चात हम लोग दस्तावेज लेने के पश्चात हम लोग इसका कोई दर निर्धारण भी आप करते हैं अनुमोदन के साथ साथ में कि इस रेट पे बिकेगा किसान को? क्योंकि ये होता है ना कि दूसरे किसानों से लूट नहीं हो जाए, महंगा किसान से मतलब महंगा नहीं बेच दिया जाए, तो इसका कोई दर निर्धारण का भी होता है इसमें? दर निर्धारित नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं आता है दर निर्धारण का। वो कृषक और वो मैन्युफैक्चरर पर भी निर्भर करता है कि उसने किस तरह का उत्पाद तैयार किया है और उस पर लागत और उसका लाभांश क्या रहता है, वो स्वतंत्र है पूर्णतया। आपका तो अनुमोदन का काम है उसमें? जी सर, जी, उसमें सिर्फ हम लोग अप्रूव्ड करते हैं, अनुमोदन करते हैं कि ये प्रोडक्ट जैविक फार्मिंग के लिए अनुमोदित है। ये तो पंजीकरण, विपणन इन सब पे हो गया। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात आती है कि किसान जैसे जैविक से जुड़ना चाहता है, दूसरी भी काफ़ी स्कीम्स हैं उनमें जैविक से जुड़ के किसान, उस पर अनुदान भी किसान को मिलता है। तो आपके यहाँ संस्था के द्वारा जो जैविक का उत्पादन करता है किसान, तो उसको कोई अनुदान भी दिया जाता है? उसमें प्रमाणीकरण जो एकल कृषक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा में प्रतिवर्ष हम लोग उनको 75% सब्सिडी प्रमाणीकरण शुल्कों में दे रहे हैं। कृषक को 4 हेक्टेयर तक के लिए 1325 जो है न्यूनतम 2375 रुपये ही पे करने हैं, जिसमें सभी शुल्क शामिल हैं। तो 75% उसको सब्सिडी प्रदान की जा रही है, 75% जो है प्रमाणीकरण शुल्क में। अच्छा, प्रमाणीकरण शुल्क के ऊपर? शुल्क में ही। अच्छा, शुल्क के ऊपर 75% अनुदान उसको आप दे रहे हैं? दे रहे हैं, वो राज्य सरकार की बजट घोषणा में किया हुआ है प्रावधान। तो जो भी कृषक एकल रूप से पंजीकृत होते हैं हमारे पास, तो जो मुख्य जो मेन जो उनका
शुल्क निर्धारण होता है उसमें 75% छूट दी जाती है। और समूह के रूप में? समूह में नहीं, क्योंकि वो एक लाभांश प्राप्त करने वाली संस्था जी हो जी जी जाती जी है, वो जी। लाभ भी प्राप्त करती है और मार्केटिंग और कई उसमें आ जाती है, तो एकल कृषकों के लिए ही रखा है सर सिर्फ इसमें। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात कि अब जैसे किसान ने पैदा कर लिया, उसके पास में अपना उत्पाद आ गया है और किसी कारण से वो मार्केट में बिक्री नहीं हो पाया है, तो इसमें संस्था उसकी कोई मदद करती है बिक्री करवाने में या उसको कई मार्केट उपलब्ध करवाने में? सर ये हमारी संस्था द्वारा तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण का कार्य है, तो हम उसमें नहीं आ सकते हैं कि जी जी। हम उनका किसी मीट करवा दें। हम उनको इ- इस तरह से प्लेटफॉर्म जरूर उपलब्ध जी करवाते जी। हैं कि आप अपना उत्पादन इनको दे सकते हैं, ये ट्रेडर हैं, ये प्रोसेसर हैं, इनको आवश्यकता है, पर उनके लिए इस तरह से अभी कोई पॉलिसी या प्रोसीजर नहीं तैयार हुआ है कि राज्य सरकार उनको खरीद कर ले, अपने भंडार गृहों में उनको संग्रहित कर ले और जब मूल्य अधिक आए तो उनको विक्रय के लिए उपलब्ध करवा दें, तो ऐसा अभी प्रावधान नहीं है। अच्छा, आप तो जुड़े हुए हैं कि कितना पैदा हो रहा है, कितना बिक्री हो रहा है, तो उसमें कहीं किसान के पास बचता है क्या स्टॉक? उसमें किसान अपने स्वयं के लिए उपयोग के लिए और बीज के लिए रखता है सर, नहीं, वो उस तो रखते मात्रा हैं। में। इसके अलावा जैसे व्यापारी भी आपसे पंजीकृत हैं, जी क्योंकि सर। आपने बताया कि जो एक्सपोर्ट का काम है तो व्यापारी करते हैं, जी तो सर। किसानों से वही ले लेते होंगे उसकी उपज, किसान की जैविक उपज जो जी है। सर। तो कहीं किसान के पास स्टॉक बच जाता है या पूरा खप जाता है? नहीं सर, बचता है सर, स्टॉक भी अच्छा, रहता बचता है। है, बचता है। कृषक समूह में बल्क में नहीं लिया जाता है ना, वो जी आवश्यकता बाजार की मांग के अनुसार खरीद की जाती है। जी जी तो जी। वो मूल्य भी निर्धारण, कई बार कृषकों को ऐसा होता है कि मूल्य अपने अनुसार नहीं है, तो वो रखने का उसमें जाता है। कई लोगों के पास गंवार है, जीरा है, जो वो अपने स्टॉक में रख सकते हैं, उनको वो रखते हैं अच्छा, स्टॉक में अच्छे, रखते हैं वो। हाँ, अच्छे बाजार के उसमें अच्छा, इंतजार जब में। बाजार भाव थोड़ा कम है और अच्छा बाजार भाव आ जी जाता सर। है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है, जैसे भाव की आपने चर्चा की कि भावों में जैविक और जो आम सब्जियां हैं, आम दालें हैं, आम जो अपने खाद्यान्न फसलें हैं, तो जैविक और वो सभी केमिकल वाली दोनों एक समान भाव में बिकती हैं। इसके लिए कोई पैरामीटर भी बनाया है? इसके लिए पैरामीटर का निर्धारण हम लोग वही कृषक जो है वो उस उत्पाद का मालिक है, जी जी। वो ही निर्धारित करेगा अच्छा, कि वो अपनी दर खुद तय करेगा? वो दर अपनी खुद तय करेगा कि मेरे को आदान और देने के पश्चात, मेहनत करने के पश्चात, और उत्पादन भी इसमें थोड़ा कम होता है क्योंकि जी आर्टिफिशियल या जो नेचुरल नहीं है, उस जो उनको इनपुट्स अपन ने आउटसोर्स से नहीं दिया है, उसके पश्चात वो नेचुरल कंडीशन में उग रहा है, तो थोड़ा उत्पादन कम होगा, तो वो उत्पादन कम को कुछ रेट्स हाई करके कंपनसेट करता है। अपना मूल्य निर्धारण का लिए वो स्वयं ही अच्छा, जिम्मेदार है, वो किसान खुद स्वयं तय ही कर करता सकता है, है अपना खुद तय मूल्य। कर सकता है कि मेरा अगर टमाटर अन्य टमाटर से उत्तम है तो मैं 10 रुपये उस पर अतिरिक्त मूल्य ले सकता हूँ। जी जी जी। इसमें जैसे किसान ने अपनी दर तय कर दी और बिक्री के लिए, तो कहीं ऐसा बार्गेनिंग भी होती है क्या बाद में कि जो व्यापारी है और किसान के बीच में, या किसान के द्वारा जो दर तय की जाती है उस पे बिक्री हो जाता है उसका उत्पाद? अमूमन सर बाजार में जो ऑथेंटिक जो क्रेडिटेबिलिटी है या किसान की किसान का जो लाभ है, क्रेडिटेबिलिटी है, उस पर डिपेंड्स करता है। अगर उसका ट्रस्ट बना हुआ है और ट्रेडर बताता है कि भाई आपका ये प्रोड्यूस है, तो किसान अगर सही मायने में अगर जैविक खेती करके अपना मूंग या जो भी अनाज लेके आता है और वो उसकी रेट्स बोलता है, तो उसको पूर्ण मूल्य मिलता है सर, अच्छा, पूर्ण मूल्य पूर्ण मिलता मूल्य है। मिलता है। अच्छा, कहीं ऐसा भी हुआ है कि जो किसान आपसे पंजीकृत हैं और बाद में उन्होंने आपकी संस्था से जैविक प्रमाणीकरण का कार्य बंद कर दिया हो, ऐसे भी किसान हैं? कई कृषक होते हैं जो शुल्क वहन नहीं कर सकते हैं या जी जी। बाजार उनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा आसानी रहा से। है, या वो ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर के स्थान तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं अपने उत्पाद को, तो हो या जमीन बंटवारा हो गई है, सामूहिक जो पारिवारिक जमीन थी, तो उस केस में वो उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात एक और हम आपसे आखिरी में जानना चाहेंगे कि कोई भी किसान जो राजस्थान का है या राजस्थान से बाहर का है, वो आपसे सीधे जुड़ने के लिए क्या कर सकता है? क्या आपकी कोई साइट है या कहीं कोई मतलब कि कहाँ संपर्क करे वो? जी सर, हमारी राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के नाम से जी RSSOCA के नाम से साइट है, जिस पे ओपन होती जैविक प्रमाणीकरण सेल के लिए एक अलग से जैविक आवेदन पत्र लिंक करता हुआ एक हमने ऑप्शन छोड़ा है। जी जी। उसको क्लिक करते ही वो सभी एक्टिविटी का अपना आवेदन पत्र डाउनलोड करके
उपलब्ध उसको आसानी से हो सकता है। अच्छा, उसमें नियम वगैरह सब उसमें है जी सर, चीज़ें? उसमें गाइडलाइन भी हम लोगों ने डाली हुई है, उसमें शुल्क भी डाला हुआ है जी। कि आपका अगर स्वयं आप निर्धारण करना चाहें कि अपनी कितनी ज़मीन है, अपना कितना निरीक्षण शुल्क लगेगा, तो वो भी कैलकुलेट कर सकता है। और आवेदन पत्र भी उसमें सब सरल भाषा में दिए हुए हैं। उसके पश्चात भी अगर उनको जानकारी चाहिए तो हमारे मुख्यालय से इकाई कार्यालय जो हमारे 21 जिलों में है, उनसे आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे प्रशिक्षित अधिकारी हैं जो समय समय पे जानकारी देते रहते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने जैविक फसल आपके लिए किस तरह से उपयोगी है। पैदा आपके खेत में होगी और खाएंगे उसको विदेशी, बस वो जैविक होनी चाहिए, पैसा भी इसका आपको ज़्यादा मिलेगा। और कहाँ संपर्क करना है इसके लिए डॉक्टर चेतना जांगिड़ जी ने आपको विस्तार से बता दिया है। तो आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए हलदर टाइम्स को।